नमस्कार। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है, जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में वारंट जारी हो गया है। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। धनंजय सिंह पर 6 जनवरी को हुई अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में धनंजय सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में गिरफ्तारी वारंट जो कि सीजेएम कोर्ट की तरफ से धनंजय सिंह के खिलाफ जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक जिन आरोपियों के बयान दर्ज हुए हैं उनके बयानों में धनंजय सिंह का नाम आ रहा है। जब उनके बयानों को वेरीफाई किया तो उनके बयानों पर मुहर भी लगी है। लिहाजा पुलिस ने धनंजय सिंह को आपराधिक साजिश का आरोपी बना लिया है। तो कुल मिलाकर अब धनंजय सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। इसके बाद पुलिस का अगला कदम क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने यूपी सरकार पर कई हमले किए हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया है। विकास के कार्यों पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश के सारे आरोपों का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है और ये विपक्ष से देखा नहीं जा रहा है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हां आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हार को अभी तक भूल नहीं पाए हैं कुछ लोग, और वो सत्ता से बाहर हैं ये भी अभी तक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। और इसी कारण मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद को बार बार चुनौती देकर और उन पे अनर्गल आरोप लगाने का काम तथाकथित विपक्ष के कुछ लोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। तथ्यों के आधार पर आरोप होने चाहिए। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए हैं। कम से कम आप लगा नहीं सकते हो, सदन में यही कह दो कि थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे हैं पुरानी सरकार में। समझता हूं कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन है और जितना योगी जी ने 4 सालों में काम करके दिखाया, 4 साल से कम वर्षों में, उतना 2003 से लेकर 2017 तक की चाहे वो बसपा की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उससे कहीं भारी काम पड़ता है योगी जी के मात्र 4.25 साल के काम का। आज 25 माफिया जो लिस्टेड थे उसमें 24 जेल में है और बाकी बचे हुए भी जो इधर उधर के छोटे मोटे अपराधी हैं चिट्ठी लिख के जेल में जाने की एप्लीकेशन दे रहे हैं। जनता पार्टी के लोग हैं जो आपदा में भी क्या ढूंढते हैं? आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने आपदा में एक अवसर ढूंढ लिया है। मैं समझता हूँ विपक्ष हताश और निराश है। अपनी हताशा में वो असत्य वचन का वाचन करना और झूठे आरोप लगाने से वो बाज नहीं आ रहे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर सरकार से लॉकडाउन और सीएए आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की तरफ यूपी में लंबित पड़े मामलों को भी वापस लेने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु सरकार ने लंबे चले कोरोना लॉकडाउन और नए नागरिकता कानून के विरुद्ध आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए 10 लाख मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। चुनावी लाभ के लिए ही सही, किंतु यह फैसला उचित है। इससे निर्दोषों को राहत मिलने के साथ साथ कोर्ट पर भी भारी जो भार है वो कम होगा।
उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के लाखों लंबित पड़े मुकदमों से लोग काफी दुखी व परेशान हैं। यूपी सरकार को भी इनके मुकदमों की वापसी के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर करना चाहिए, ताकि लाखों परिवारों को राहत और कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल सके। वहीं मुजफ्फरनगर पहुंची कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार किसानों का अपमान कर रही है। तीनों नए कृषि कानून सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हैं। पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राम मंदिर पर चंदे को लेकर समाजवादी परिवार बंट गया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी निधि समर्पण अभियान से जुड़ गई हैं। अपर्णा यादव ने मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया है। एसपी नेता ने प्रांत प्रचारक कौशल जी को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं दूसरी ओर कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर चंदा लेने पर चंदाजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको दिखाते हैं कैसे अपर्णा और अखिलेश के इस मुद्दे पर अलग अलग राय दिखाई पड़ रही है। देखिए, हमारी आस्था थी, हमारी श्रद्धा थी। समय कम था हमारे पास, हमने 11 लाख रुपए का डोनेशन किया है। हमारे सभी समर्थकों ने, हमारे सभी लोग जितने जानने वाले थे और अपनी स्वेच्छा से किया है, ऐसा कोई दबाव नहीं था। और क्योंकि राम भारत का चरित्र है, एक संस्कार है, एक आस्था है सबकी, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, तो हमें लगता है कि हर भारतीय को देना चाहिए, इसीलिए मैंने भी किया। देखिए, उन्होंने जो किया पहले और जिन परिस्थितियों में जो भी कुछ हुआ वो बहुत दुखद था और उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे ये पता है, मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जो पुराना बीत गया वो आज में परिणित नहीं हो सकता, इसलिए हम आज में जिएं। तो मैं आज हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए, न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आज़ादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? और अखिलेश यादव से राम मंदिर को लेकर अपर्णा यादव के दान पर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर दान देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयार हैं, लेकिन वो चंदा शब्द को गलत मानते हैं। मंदिर के लिए दक्षिणा दी जानी चाहिए। जब कभी हमारे हिंदू भाई या हम सब लोग कहीं जाते हैं, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जब आप दर्शन करते हो तो कुछ न कुछ चढ़ाते हो। समाजवादी पार्टी और हमने कहा अपने लिए मैंने कहा कि हम दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार है क्या? और फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपदा में भी क्या ढूंढते हैं? आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने आपदा में एक अवसर ढूंढ लिया है। और अब आपको सीएम योगी का कल का पूरा कार्यक्रम बताते हैं। कल सीएम योगी केरल के दौरे पर रहेंगे। कल दोपहर 12 बजे सीएम रवाना हो जाएंगे। सीएम का केरल में परिवर्तन यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। परिवर्तन यात्रा में सीएम योगी लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल का सीएम का कार्यक्रम क्या है। कल 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ केरल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो
परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। केरल में विधानसभा चुनाव आगामी दिनों में होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को भेज रही है। और उन्नाव केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 2 लड़कियों की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी बात यह है कि पुलिस जांच में दूसरा आरोपी भी बालिग मिला है। विनय और सचिन को जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उन्नाव मामले में बड़ा अपडेट आया है। दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे सहयोगी अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल अमित, आपको बता दें, अथवा कांड में 2 बेटियों की हत्या के मामले में बड़ी सफलता पुलिस को कल मिली थी, जिसमें आज कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं जो दूसरा आरोपी सचिन था, वो अब तक अपनी उम्र छिपा रहा था, खुद को नाबालिग बता रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आधार कार्ड से उसकी उम्र का लगाया, जिसके बाद उसकी उम्र उसमें 2002 की निकली, जिसके हिसाब से वो पूरा 19 साल का हो गया है, जिसके तहत उसको भी अब जिला जेल में भेजा गया है। आपको बता दें अमित, जिस समय उनको पेशी के लिए लाया गया उस समय पे कचहरी परिसर में भारी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया कि किसी भी तरह की कोई बदतमीजी ना हो सके कोर्ट में। और कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर 14 की रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर प्रयागराज से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गंगा समग्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के समागम कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। ये कार्यकर्ता समागम माघ मेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के पांडाल में आयोजित किया गया। इस समागम कार्यक्रम में देश भर से आए हुए तकरीबन 750 पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता गंगा की दशा और दिशा को सुधारने के लिए अपने सुझाव दे रहे थे। इस समागम कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही सरसह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी खास तौर पर मौजूद थीं। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गंगा को लेकर अपने संगठन गंगा समग्र से जुड़े कार्यकर्ताओं को कई दूसरी नसीहतें और गुरु मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर गंगा की तस्वीर बदलनी है तो इसके लिए 3 स्तर पर प्रयास करने होंगे। भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी के जरिए ही इस प्रयास को सार्थक किया जा सकता है। उन्होंने आज फिर दोहराया कि गंगा सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले लोगों की जीवन धारा भी है। दिल्ली से हैं, मेरठ से हैं और परमादरणीय संत वृंद उपस्थित हैं। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर प्रबंधन और बीजेपी नेताओं द्वारा उनका गोरखनाथ मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत सारे काम कर रहा है। गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। शिव के अवतार गुरुनाथ जी ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को देश के हर कोने तक पहुंचाया। आज भी हमारा आध्यात्मिक संस्कृति गांव से लेकर पूरे देश में है, तो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा रही है। उनके संस्कार रहें, उनके विचार रहें, उनकी पीठ के कारण हजारों लोग, लाखों लोग देश भर के अंदर आज मंदिर में पूजा अर्चना, आध्यात्मिक ध्यान करने का काम कर रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर चंदौली से, जहां पहुंचे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर फिर से चर्चा में हैं। ओम प्रकाश राजभर ने इस बार रावण और महाभारत को लेकर विवादित बयान दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। जे मेहरारू बदल रहल बा ओकर त इतिहास बा, जे मेहरारू बदल रहल बा ओकर इतिहास बा। आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ राम रावण की लड़ाई केकरे बदे भइल? जोर से बोला। कौरव पांडव का लड़ाई, आल्हा उदल इंदल का लड़ाई, इन लोग का इतिहास बा, इन लोग का इतिहास बा।
जो राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश को गुलामी से बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ा, उसका इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में खूनी संघर्ष हो गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिल्डर की मिलीभगत से राजीव यादव और उसका भाई संजीव यादव 2 फ्लैट में रह रहे हैं, जिसका बिजली का कनेक्शन भी अवैध तरीके से डायरेक्ट जुड़वा रखा है, जिसका ना बिल देते हैं ना ही मेंटेनेंस देते हैं। इसकी शिकायत करने पर उन्होंने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट की है। दोनों भाइयों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें 8 लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। सोसाइटी के लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। छोड़ दिखाओ अपनी। अमिताभ बच्चन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीते दिनों महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग मुंबई में नहीं होने देने की धमकी दी थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि उनका ये बयान निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। उन्होंने कहा कि कलाकारों को सुरक्षा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं 18 के सभी जितने भी आपके चैनल्स हैं, अनगिनत चैनल हैं आपके 18 के, मैं आपके माध्यम से सबको संदेशा देना चाहता हूं। विरोधी पक्ष इसको काफ़ी वायरल कर रहा है पिछले 4 दिनों से। मैं कहना ये चाह रहा था, सुन लीजिए आप लोग विरोधी पक्ष हो, कि मैं कह रहा था वो पहले बात तो अंत्येष्टि घाट था, मैं वहाँ कवाली गाता नहीं, ठीक है, मैं वहाँ जीवन और मृत्यु की बात करता, करेक्ट। और उसमें ये कहना चाह रहे थे जो आप लोग है, क्या है कि आप लोग सब बोका टाइप का हो चुका है, आप लोग का सब दिमाग खाली हो चुका है विरोधी पक्ष में, क्योंकि आप लोग की सरकार 50 साल तक और नहीं आएगी, इसीलिए आप लोग सब पागल हो चुके हो। आगरा में ताज व्यू गार्डन में मंडलीय पुष्प शाक भाजी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 4 से 5 फीट लंबी और 15 किलो की मूली लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। मूली उगाने वाले किसान राधे मोहन ने बताया कि उन्होंने इस मूली का उत्पादन कर अच्छी कमाई की है और अब उन्हें होटल से मूली के काफ़ी ऑर्डर भी मिल रहे हैं। और ये किसान है, देखिए ये अपनी मूली लेकर के आए हैं प्रदर्शनी में, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस मूली की विशेषता क्या, और आप बताइएगा क्या नाम आपका है? मेरा नाम राधे मोहन है। ये मूली किस तरह की है, क्या इसकी खासियत है? ये मूली जो है सनग्रो बीज है, और इसको मैंने यहाँ खेती में उगाया, तो इसमें मुझे होटल से मोटी मोटी मूली का ऑर्डर मिलने लगा। तो मैंने इनको पालने का नंबर लगा दिया। ये सिर्फ 2.5 महीने की मूली है। तो कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये मूली को वैसे तैयार होने के लिए 45 दिन चाहिए, 45 दिन यानी कि 1.5 महीना, और उसके बाद में 60 दिन की कैपेसिटी होती है, उसके बाद में मूलियाँ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये मेरी मूली जो है 2.5 महीने की होगी, यानी 75 दिन की। अभी तक इसमें से सिर्फ कुछ ही मूली हैं जो कि पोली हैं, बाकी सारी मूली सही हैं। तो इस मूली का और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।